बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। आज की न्यूज़ के अंदर काफ़ी अच्छी वोकैबलरी है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और ये हमारी जियो पॉलिटिकल रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो शुरू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो सबसे पहले हमारी हेडलाइन, एमिड मतलब के बीच, जो कि एक प्रेपोजिशन है। ग्लोबल ट्यूमुल्ट, पहले ये वर्ड देख लो, ट्यूमुल्ट, इसका मतलब क्या होता है। आप बोल सकते हो उथल पुथल, या फिर हो हल्ला, या फिर हंगामा, या फिर शोरगुल, जिसको हमने बोला था रक्कस। पिछली या उससे पिछली वीडियो होगी, उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था रक्कस, जिसका मतलब था हंगामा। तो उसी का सिनोनिम होता है ट्यूमुल्ट। और इसका दूसरा मतलब होता है तूफान। ठीक है, तूफान, हो हल्ला, हंगामा, तो सभी मतलब है इस वर्ड के। और ग्लोबल हो गया वैश्विक, मतलब वर्ल्ड लेवल पर। तो कह रहे हैं वैश्विक उथल पुथल के बीच रूपी जो है ब्रीचेस, तो इसने तोड़ दिया। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना या दरार डालना। अब यहां पर लगा हुआ है ईएस, तो ब्रीच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रूपी यहां पर है सब्जेक्ट। तो रूपी ने तोड़ा, क्या तोड़ा? 87 का जो ये मार्क है इसको तोड़ा। अगेंस्ट मतलब के मुकाबले, के खिलाफ। किसके खिलाफ? डॉलर। सो डॉलर के मुकाबले, तो रूपी ने 87 का मार्क तोड़ा। किसके बीच? वैश्विक उथल पुथल या वैश्विक हंगामे के बीच। क्लियर हुआ सारा? यहां पर अच्छे वर्ड हैं, आपको याद करने चाहिए। पहला तो हो गया ये वर्ड ट्यूमुल्ट, एक हो गया तूफान, हंगामा, हो हल्ला या उथल पुथल। दूसरा वर्ड आपको याद करना चाहिए ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है दरार, जैसे दरार डालते हैं। जैसे हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं तो हम बोलते हैं ब्रीच द ट्रस्ट। जैसे डोंट ब्रीच माय ट्रस्ट, मतलब मेरा भरोसा मत तोड़ो। तो ये हो गया हमारे दो वर्ड, और एमिड मतलब के बीच। इसके बाद सब हेडिंग, तो इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता हूँ, अगर करूँगा तो फिर बिल्कुल ब्लर हो जाएगा। तो आप अपना स्क्रीन जूम कर लेना, अगर आपको छोटा दिखता है तो। स्क्रीन जूम हो जाती है वीडियो की, आप अपने आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है इंडियन यूनिट, जो भारतीय इकाई है। यूनिट का हिंदी में मतलब होता है इकाई, और अगर सिंपल भाषा में कहें तो इंडियन यूनिट का यहाँ पर मतलब रुपी से है, पैसा। रुपी जो है स्लम्प्स, स्लम्प यहाँ पर एस लगा हुआ है, स्लम्प है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्लम्प का मतलब होता है गिरना, गिरावट होना, स्लम्प। तो जो भारतीय इकाई है वो गिरी है, उसमें गिरावट हुई है। कितनी? 49 पैसे की। ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन। किसका पहले दिन? ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग होता है व्यापार। तो व्यापार के पहले दिन 49 पैसे की गिरावट हुई है इंडियन यूनिट में। अब हमारी सब हेडिंग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, इसीलिए स्लम्प के साथ हमने लगा दिया एस। तो किसके पहले दिन? ट्रेडिंग का। और ट्रेडिंग का पहला दिन कब? आफ्टर, बाद में। किसके बाद? ट्रम्प्स टैरिफ्स, जो ये ट्रम्प का टैरिफ्स है। टैरिफ्स मतलब होता है जो टैक्स लगता है गुड्स पर, मतलब आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हैं, उस पर जो टैक्सेस लगते हैं उसको बोल देते हैं टैरिफ्स। तो ये ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं किस पर? ऑन कनाडा पर, मैक्सिको पर एंड चाइना पर। तो इस चीज़ के बाद तो 949 पैसा रुपी जो है वो टूटा। फिर लगा दिया सेमीकोलन। आगे लिखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब मुझे यहाँ से एक वर्ड याद आया, किसी का कमेंट, वो कह रहे थे, वहाँ पे लिखा था होम मिनिस्ट्री, मतलब गृह मंत्रालय। मिनिस्ट्री लिखा था। कोई कमेंट करता है कि आपको तो ये भी नहीं पता कि मिनिस्ट्री का मतलब मंत्री होता है। मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं भाई। मिनिस्टर का मतलब मंत्री होता है, नॉट मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री मतलब गृह मंत्रालय होता है, और होम मिनिस्टर का मतलब होता है गृह मंत्री। तो आप पहले सीख कर आओ, फिर कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री, नॉट मिनिस्टर। वित्त मंत्री नहीं है ये, वित्त मंत्रालय है, तो याद रखना। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ऑफिशियल, जो ये इस वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं। हिंट्स, हिंट मतलब होता है सिग्नल देना, संकेत देना।
ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ लगा दिया एस और ये हो गया सब्जेक्ट। तो इन्होंने संकेत दिया है किस चीज़ का, सेंटर इज अनफेज्ड, जो केंद्र है वो क्या है, अनफेज्ड है। अब ये हमारा अनफेज्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब क्या होगा, हम बोलते हैं बेफिक्री, मतलब बेफिक्र है सेंटर। फिर कोमा डाल के आगे लिखा है टर्म्स, टर्म मतलब क्या होता है, बताना। अब यहाँ पे टर्म के साथ भी एस लगा दिया, टर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने हिंट संकेत दिया, फिर टर्म्स मतलब बताया, इन्होंने बताया, इट मतलब इसे, क्या बताया, एन अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी होती है निश्चितता, मतलब हमें पता होता है कि ऐसा होगा, वो निश्चितता होती है। अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, मतलब जिसका हमें पता ना हो कि भी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो अनिश्चित सिचुएशन होती है। तो बताया इसे अनिश्चितता, टू बी डेल्ट। अब यहाँ पे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, एडवांस ट्रांसलेशन है ये। तो कैसे बनी है बताऊंगा बाद में। तो टू बी डेल्ट मतलब इसके साथ डील करना पड़ेगा, मतलब इसके साथ निपटना पड़ेगा या इसके साथ निपटना चाहिए। पड़ेगा में भी हम ये टू बी प्लस मतलब विल हैव टू बी डेल्ट इस तरह से लिखते हैं, पड़ेगा, और वहाँ पर हम हैज़ टू बी का भी यूज़ करते हैं पड़ेगा की सेंस के लिए, और चाहिए की सेंस के लिए भी हम हैज़ टू बी हैव टू बी का यूज़ करते हैं। एक वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं एडवांस्ड लेवल में, क्लियर। तो हैज़ टू बी सिर्फ हैज़ टू हैव टू के लेसन में यूज़ नहीं होता कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस, हैज़ टू बी, हैव टू बी। चाहिए की सेंस में भी होता है और फ्यूचर की सेंस में भी होता है। तो उसके लिए वीडियोस मैंने आपको बनाकर दे रखी हैं। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक, तो आप मेरे कोर्स से सीख सकते हैं। मैं ऑलरेडी पूरी इंग्लिश सिखा चुका हूँ। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन, उसमें आपको मेरा कोर्स मिलेगा, आप उसे ज्वाइन करें, सारे रूल सीखें A to Z। एक कोर्स इनफ है आपकी सभी नीड्स के लिए। अब यहाँ पर कीजिए वर्ड मीनिंग याद। पहला हो गया स्लम्प, स्लम्प मतलब गिरावट। दूसरा हो गया ट्रेडिंग यानी कि व्यापार। फिर आ गया टैरिफ्स, टैरिफ्स होते हैं टैक्सेस। देन मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, फाइनेंस को हिंदी में बोल देते हैं वित्त। हिंट मतलब संकेत देना, इशारा देना। टर्म मतलब बताना, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, और डील विद व्यापार करना मतलब निपटना, हैंडल करना। ये तो थी हमारी हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब आती है मेन न्यूज़। तो यहाँ पर ये आप चार्ट देख रहे हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। पहले ये बता रहे हैं कि डॉलर जो था रुपये के मुकाबले, मतलब रुपये डॉलर के मुकाबले 84 रुपीज़ का था। $1 84 रुपीज़ का 10 नवंबर को, और अभी ये गिरकर 87 पहुँच गया है। यानी कि अब $1 87 रुपीज़ का है, मतलब महंगा हो गया है। तो पढ़ते हैं, यहाँ पे पहले इमेज में देख लेते हैं। द चार्ट शोज, चार्ट दिखाता है द वैल्यू ऑफ द रुपी, रुपी की वैल्यू अगेंस्ट द US डॉलर, इसके खिलाफ, इसके विपरीत, या जो मर्जी बोल सकते हो, ठीक है, इसके मुकाबले, बिटवीन नवंबर 24 एंड फरवरी 25। तो ये चीज़ है। तो आइल्स में इस तरह के ऐसे वगैरह लिखने आते हैं, राइटिंग पोर्शन में आपको ग्राफ वगैरह देते हैं, तो आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए इंग्लिश में। अगर आपको इस चार्ट को एक्सप्लेन करना हो इंग्लिश में, तो सारा खेल रूल्स का है। यहाँ पर आप देखिए शो लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और तो इसमें वर्ड मीनिंग कुछ नहीं है। अब देखते हैं मेन न्यूज़। यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखी है, द इंडियन रुपी स्लम्प्ड, भारतीय जो रुपया है स्लम्प्ड यानी कि गिर गया, ऑलमोस्ट 0.6%, या फिर कहो 49 पैसे, इतना गिर गया, लगभग, ऑलमोस्ट इज लगभग। टू ब्रीच मतलब तोड़ दिया जिसने 87 मार्क, 87 के मार्क को, तो 87 के मार्क को तोड़कर वो गिर गया। अगेंस्ट द US डॉलर, US डॉलर के मुकाबले, ऑन मंडे को। फिर कॉमा डाल के आगे लिखा बता रहे हैं, एमिड मतलब के बीच, किसके बीच, अ मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन क्या होता है, मेल्ट होता है पिघलना, मेल्ट डाउन मतलब पिघलते हुए नीचे आना, मतलब गिरावट। यहाँ पर मेल्ट डाउन एक नाउन है। तो गिरावट के बीच
गिरावट किसकी? फॉर मोस्ट इमर्जिंग मार्केट करेंसीज। अब यहाँ पर आ रहा है मोस्ट मतलब अधिकांश मतलब ज़्यादातर, इमर्जिंग मतलब उभरती हुई, उभरना क्या होता है? ग्रोइंग, ग्रो करती हुई मार्केट करेंसीज जो है, जैसे जापानीज येन हो गया, पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, इनको बोलते हैं मार्केट करेंसीज। तो कह रहे हैं जो उभरती हुई मार्केट मतलब बाजार की जो करेंसीज हैं, और स्टॉक मार्केट्स, जो ये स्टॉक मार्केट्स हैं, शेयर बाजार, अक्रॉस एशिया एंड यूरोप, मतलब एशिया में भी यूरोप में भी, तो इनका जो मेल्ट डाउन है, इनका जो गिरावट है, तो उसके बीच इंडियन रुपी स्लम्प्ड हो गया इतना, और ब्रीच कर दिया 87 के मार्क को। और कब? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के पहले दिन। पहला दिन कब था? आफ्टर, बाद में, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज्ड। तो आफ्टर का मतलब यहाँ पे आप जब भी निकाल सकते हैं। तो जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया, इम्पोज होता है थोपना या लगाना, क्या लगाया? हायर टैरिफ्स, मतलब और ज़्यादा जो टैरिफ्स लगाए, टैक्स लगाए ऑन कनाडा पे, मैक्सिको पर एंड चाइना पर। तो इस चीज़ के बाद ऐसा हुआ। क्लियर हुआ यहाँ तक सारा? अब यहाँ पे कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया स्लम्प का सेकंड फॉर्म स्लम्प्ड, तो ये टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फिर दूसरा वर्ड आप याद करें मेल्ट डाउन, मतलब पिघलना या फिर कहो गिरावट। फिर वर्ड याद कर सकते हैं इमर्जिंग, जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब है उभरता हुआ। और अगला वर्ड याद करें इम्पोज, इसका मतलब थोपना, जो कि सेकंड फॉर्म है, तो ये टेंस हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट। तो अब आ जाइए हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। द रूपी, ये जो रूपी है, ये भी यहाँ पे लगा हुआ कोमा, ये यहाँ से यहाँ तक। तो रूपी क्लोज्ड, रूपी बंद हुआ एट 87.11 पर, तो इतनी कीमत पे ये बंद हुआ। आफ्टर स्लिपिंग, स्लिप होने के बाद, गिरने के बाद, तो कहाँ तक स्लिप हुआ? क्लोज टू 87.3, तो इतना पहुंच गया था 87.3, लेकिन बंद कितना हुआ? 87.11 पे। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। अब यहाँ पे जो रूपी है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया विच रिलेटिव प्रोनाउन। तो कह रहे हैं रुपया, रूपी जो है, विच हैड क्रॉस्ड, जिसने क्रॉस कर दिया था द 86 मार्क, 86 के मार्क को, विस ए विस द डॉलर। ये जो है ना, ये आपको बहुत रेयर ही दिखेगा आपको, ये VIS लिखा है, विस अ विस, इसका मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, मतलब के विरुद्ध। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंस क्या है? के विरुद्ध। तो डॉलर के मुकाबले जो पहुंच गया था, जिसने क्रॉस किया था 86 का मार्क, तो रूपी जिसने क्रॉस कर लिया था 86 का मार्क डॉलर के खिलाफ जनवरी 10 को, तो वो बंद हुआ 87.11, स्लिप होने के बाद क्लोज टू 87.3 ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। तो ये था हमारा दूसरा सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने एक यूज़ किया विच रिलेटिव प्रोनाउन, जो रूपी के लिए यूज़ है, विच यहाँ सब्जेक्ट भी है, फिर हमने हैड लगा दिया, क्रोज्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये टेंस कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अ टॉप फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक जो उच्च वित्त मंत्रालय ऑफिशियल है। अब ध्यान से देख लेना, यहाँ मिनिस्ट्री लिखा है, नॉट मिनिस्टर। तो मंत्रालय अधिकारी जो है, सिग्नल्ड, उसने संकेत दिया। टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। सिग्नल दिया। द गवर्नमेंट वॉज अनफेज्ड, सरकार अनफेज्ड थी, मतलब बेफिक्र थी। अनफेज्ड, ठीक है, एडजेक्टिव है, तो वो बेफिक्र थी। बाय द करेंसीज ट्राजेक्ट्री, जो ये करेंसी का ट्राजेक्ट्री थी, इससे। तो ट्राजेक्ट्री क्या होती है? इसके लिए सिंपल सा एक एग्जांपल है। मान लो ये धरती है, यहाँ से एक मिसाइल चली, अब मिसाइल ने ये पाथ को फॉलो किया और फिर ये घूम के यहीं पे आ गई इस तरह से, तो ये जो पाथ है इसको बोल देते हैं ट्राजेक्ट्री। ऐसे ही जो रूपी है वो यहाँ था, यहाँ से गिरता हुआ ऐसे से करता हुआ यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हुई? ट्राजेक्ट्री। तो करेंसी की जो ट्राजेक्ट्री है, इससे बेफिक्र थी सरकार। फिर कोमा डाल के लिख रहे हैं टर्मिंग इट, तो इसको टर्म किया। टर्म मतलब हो जाता है बताया। अब यहाँ कोमा डाल के
जब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ आपको मिले, इसका मतलब होता है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंस में हिंदी निकलेगा, ये रिजल्ट बताता है। तो टर्मिंग इट, बताया इसको, अ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वैश्विक अनिश्चितता, दैट, जिसे, हैज़ टू बी डेल्ट विद, तो जिसके साथ निपटना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा की सेंस आई, या फिर जिसके साथ निपटना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लगा दिया हैज़ टू बी। रूल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस अनसर्टेनिटी के लिए यूज़ किया गया है। तो इस अनसर्टेनिटी के साथ हैज़ टू बी डेल्ट, इससे निपटना पड़ेगा। एडवांस्ड में क्या किया, दैट हटा दिया, हैज़ हटा दिया, सीधा लिख दिया टू बी डेल्ट विद, ऊपर आपने देखा था सब हेडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है हमारा, और जो हमारा पैसिव होता है विल हैव टू का पैसिव विल हैव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हिंदी होती है पड़ेगा, इसकी जगह हम हैज़ टू बी भी लगा सकते हैं, ठीक है, और चाहिए की सेंस में भी हैज़ टू बी लगा सकते हैं। इतना काफ़ी है, बाकी वीडियो से सीख लेना। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक ध्यान रखना, एक कॉमे के बाद ये जो टर्मिंग लिखा हुआ है ये रिजल्ट बता रहा है, इसीलिए हिंदी सेकंड फॉर्म में निकलेगी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में निकलेगी। टॉप फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने इशारा दिया, संकेत दिया कि सरकार जो है वो बेफिक्र है या बेफिक्र थी, किससे, करेंसी की ट्राजेक्ट्री से, और बताया इसे वैश्विक अनिश्चितता जिसके साथ निपटना पड़ेगा, एंड स्ट्रेसिंग। अब यहाँ पर देखो ये जो टर्मिंग था ये रिजल्ट बता रहा था, फिर एंड लगा के स्ट्रेस डाला और आईएनजी लगा दिया, ये भी अगेन रिजल्ट बता रहा है। तो हिंदी पास्ट में, और इस पे स्ट्रेस दिया मतलब जोर दिया, दैट की इंडिया डज नॉट बिलीव, इंडिया विश्वास नहीं करता है, इन किसमें, यूजिंग इस्तेमाल करने में, किसको इस्तेमाल करने में, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज है, टेक्निकल टर्म्स है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ये कोई पॉलिसी होगी तो इसको यूज़ करने में बिलीव नहीं करता है भारत। किस चीज़ के लिए, टू पुश ट्रेड, व्यापार को पुश करने के लिए, यानी कि बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड इज़ व्यापार, पुश इज़ बढ़ावा देना, प्रमोट करना, एंड और द की इज़, और जो मुख्य बात, की का मतलब है मेजर, जो भी बात है, मेन थिंग, सो द की इज़, जो मेन चीज़ है वो है, इज़ टू मैनेज, मैनेज करना, हैंडल करना। अब ये हमारा कौन सा लेसन है, की हो गया सब्जेक्ट, फिर उसके आगे लगा दिया इज़ टू, फिर मैनेज। तो मुख्य बात है मैनेज करना, किसको, वोलेटिलिटी को। वोलेटिलिटी क्या होती है, जो अचानक से ऊपर चला गया कोई रेट, कोई नीचे चला गया, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से जो पैटर्न्स बनते हैं इसको बोलते हैं हाई वोलेटिलिटी। तो इसको मैनेज करना, ये क्या है, मेन थिंग है। फिर कॉमा डाल रहे हैं नॉट, नॉट टू अटेन, हासिल करना नहीं, किसको हासिल करना, अ स्पेसिफाइड लेवल, कि भाई जैसे मान लो अभी 87 पे चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि इसको 80 पर लाकर ही एक स्पेसिफाइड लेवल पे लेकर आना है, ठीक है, रुपये को। तो कह रहे हैं ऐसा कोई जो है उसको अटेन करना की नहीं है, वो मुख्य बात नहीं है, और लेवल किसका, फॉर द करेंसी, करेंसी के लिए। क्लियर हुआ, थोड़ा सा बड़ा था बट आई थिंक ईजी होगा। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद, एक हो गया स्ट्रेस यानी कि जोर देना, और उसके बाद हमारा वर्ड है पुश, मतलब बढ़ावा देना, प्रमोट करना। की का मतलब है मेन थिंग, मैनेज इज हैंडल करना, वोलेटिलिटी मतलब अस्थिरता, ऊपर नीचे अचानक से जाना, अटेन करना मतलब हासिल करना, जैसे हम बोलते हैं अटेन सैल्वेशन, मोक्ष हासिल करना। फिर मिनिस्ट्री मंत्रालय, सिग्नल इज इशारा देना, संकेत देना, अनफेज्ड का मतलब हो गया बेफिक्री, और ट्राजेक्ट्री मतलब एक पाथ हो गया। तो इसमें तो बस यही सारे वर्ड थे, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे क्या लिखा है, डॉलर इंडेक्स इज़ हाई, डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऊंचा है। अब ये इंडेक्स क्या होता है, जैसे इंडेक्स निफ्टी होता है, सेंसेक्स होते हैं, इंडेक्सेस हैं। निफ्टी आपने कई जगह शायद लिखा हुआ देखा हो स्टॉक मार्केट में, इसका मतलब होता है टॉप 50 कंपनीज जो होती हैं उनका ओवरऑल रिजल्ट बताता है निफ्टी। ऐसे ही सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स जो टॉप 30 कंपनीज होती है उनके बारे में बताता है, उनका एक एवरेज वैल्यू। तो ऐसे ही डॉलर इंडेक्स भी है, तो ये काफ़ी हाई है। अब यहाँ पे लिखा है देखो, डबल इन्वर्टेड कोमा लगा है आगे तक, इसको पढ़ लेते हैं पहले, यहाँ से अगला यहाँ तक है। तो ये सारा कहा किसने है, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी जो हैं अजय सेठ, तो इन्होंने टोल्ड बताया, द हिंदू
मतलब इस न्यूज़पेपर वालों को, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, तब उनके एग्जैक्ट वर्ड जो थे अब क्या थे, व्हाट इज़ हैपनिंग मतलब क्या हो रहा है, ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स मतलब पिछले कुछ एक महीनों में, इज़ दैट वो ये है कि, ठीक है। अब यहाँ पे वट का मतलब आ जाएगा जो पिछले कुछ एक महीनों में हो रहा है, इज़ वो है, दैट की द डॉलर इज़ एप्रिशिएटिंग मतलब डॉलर बढ़ रहा है, ठीक है, डॉलर इंक्रीज हो रहा है। एप्रिशिएट का यहाँ पर मतलब है बढ़ना। अब यहाँ पर ये हमारा जो लेसन है व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, ये सारा एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है पूरा का पूरा। फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज़, फिर दैट लगा के फिर एक और सेंटेंस। तो जो घटित हो रहा है पिछले कुछ एक महीनों में वो है कि डॉलर बढ़ रहा है। द डॉलर इंडेक्स इज़ प्रीटी हाई, डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऊंचा है। प्रीटी का मतलब एक होता है सुंदर, दूसरा हिंदी होता है काफ़ी, एंड और अगेंस्ट ऑल करेंसीज, और सभी जो मुद्राएं हैं, करेंसीज को हिंदी में मुद्रा बोल देते हैं, अगेंस्ट मतलब उनके मुकाबले, तो काफ़ी हाई है। इट इज़ नॉट जस्ट द इमर्जिंग मार्केट्स, कह रहे हैं वो केवल इमर्जिंग मार्केट्स ही नहीं है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। लेकिन यहाँ तक कि विद द डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं। तो ये हिंदी हम ऐसे ही निकालते हैं ना इसकी, कि इट इज़ नॉट जस्ट द इमर्जिंग मार्केट्स, ये केवल उभरती हुई मार्केट्स ही नहीं है, बट इवन, लेकिन यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ भी है। मतलब अजीब सी सेंस होगी, तो इसकी सेंस ऐसे नहीं निकलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसका राइट जो ट्रांसलेशन है वो आपको करना है, तो इसको ध्यान से देखना। अब ये जो है ना, इसको छोड़ो, मैं आपको सीधा ही बताता हूँ एक सिंपल सा सेंटेंस के थ्रू। इट इज़, ठीक है, इट इज़ यह है, विद के साथ। अब इतना सा यही असली सेंटेंस है इसमें, इट इज़ विद, यह के साथ है। जैसे मैं बोलता हूँ इट इज़ विद यू, ये तुम्हारे साथ है, तो ऐसे ही लिखा हुआ है इट इज़ विद, किसके साथ है। अब हमने यहाँ नोट भी लगा दिया, मतलब हम कह रहे हैं ये के साथ नहीं है। किसके साथ नहीं है, दो चीज़ों के साथ। एक हो गया हमारा इमर्जिंग मार्केट्स, मतलब जो उभरती हुई मार्केट्स है ना, सिर्फ उनके साथ ही नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश है, मतलब जो विकसित हो चुके हैं, उन देशों के साथ भी है। ये हमारा कॉन्सेप्ट बनता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब उनके साथ ही नहीं, उनके साथ भी है। तो इट इज़ नॉट ओनली विद द इमर्जिंग मार्केट्स बट ऑल्सो विद द डेवलप्ड कंट्रीज, ये होगी सिंपल ट्रांसलेशन। बट यहाँ पर हमने दो चीज़ें अलग अलग यूज़ करी हैं, और वो कौन सी है, एक होगी ये जस्ट, ठीक है, जस्ट, और एक हो गया बट इवन। ये एक नए तरह का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इट इज़ नॉट जस्ट द इमर्जिंग मार्केट्स बट इवन विद द डेवलप्ड कंट्रीज, ये इमर्जिंग मार्केट्स के साथ ही नहीं है, विकसित कंट्रीज के साथ भी है। यहाँ पे आप याद कर सकते हो वर्ड इमर्जिंग मार्केट्स, मतलब उभरती हुई यानी कि ग्रोइंग मार्केट्स। डेवलप्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जिसका विकास हो चुका है, विकसित, और कंट्रीज देश, और प्रीटी मतलब काफ़ी, करेंसीज मतलब मुद्राएं। आगे ये लिखा है टुडे, आज, द डॉलर इंडेक्स हैज़ पिक्ड अप, मतलब काफ़ी बढ़ गया था, आज काफ़ी बढ़ गया है, हैज़ लगा हुआ है, अगेन मतलब फिर से काफ़ी बढ़ गया है, एंड इज़ अबव 109, और 109 से ऊपर है। सिंपल है यहाँ तक, तो इसमें तो यही था। अब आ जाइए नेक्स्ट, द इंडेक्स हैड राइजन, ये इंडेक्स बढ़ गया था, राइज इज उठना, थर्ड फॉर्म राइजन, हैड लगाया तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये बढ़ गया था ओवर 1%, मतलब 1% से भी ज़्यादा, थ्रू द डे, दिन में, और कहाँ तक, टू 109.7 तक, तो इतना बढ़ गया था ये इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स। इसके बाद अगला जो ट्रांसलेशन है ध्यान से देखना, तभी मैंने कहा था इसकी जो ट्रांसलेशन है ना थोड़ी सी ट्रिकी बनाकर आपके सामने दे रखी है ताकि आप कंफ्यूज हो, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ लगा डबल इन्वर्टेड कोमा, ये है हमारा यहाँ तक, ये किसने कहा, ही नोटेड, मतलब उसने कहा, मतलब जो भी सेठी वगैरह है जो, तो इन्होंने कहा, क्या बोला, अभी ध्यान से देखना इसको। एज पर आर पॉलिसी, हमारी पॉलिसी के अनुसार, ये ट्रांसलेशन भी उल्टी सीधी करके लिखी हुई है इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एज पर आर पॉलिसी, हमारी पॉलिसी के अनुसार,
अब पॉलिसी कौन सी, दैट जो कि, ठीक है, दैट, अब दैट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिर हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो है इज, दैट इज टू जो कि है, टेक केयर मतलब संभालना, को संभालना, टेक केयर ऑफ द वॉलेटिलिटी अस्थिरता को, एट एनी लेवल ऑफ डॉलर, डॉलर के किसी भी लेवल पर। तो ये मेन सेंटेंस है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हमारी पॉलिसी के अनुसार पॉलिसी कौन सी, जो कि है टेक केयर करना वॉलेटिलिटी को एट एनी लेवल ऑफ डॉलर को। उसके बाद देखो क्या लिख दिया, वी नो हम जानते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलोज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो करता है। तो ये अजीब सी ट्रांसलेशन हो जाती है आगे पीछे करके, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एज पर हमारी, अगर आप सिंपल मतलब एक सिंपल वे से सोचते तो क्या हिंदी निकालते, एज पर आर पॉलिसी, हमारी पॉलिसी के अनुसार, दैट की, फिर बोलते हैं हमें पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो करता है। तो हमारी पॉलिसी के अनुसार कि हमें पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो करता है, इज टू टेक, टेक केयर करना है। अब देखो हिंदी कुछ जुड़ी नहीं रही है, ठीक है, इसलिए इसका हिंदी एग्जैक्ट निकलता है, हमें पता है आरबीआई जो है जो फॉलो करता है, ठीक है, हमारी पॉलिसी के अनुसार। और पॉलिसी कौन सी है, वॉलेटिलिटी को टेक केयर करना किसी भी लेवल ऑफ डॉलर पर। तो ये हिंदी निकलती है। तो यहाँ पर हमारा रूल कौन सा यूज़ हुआ, इज टू एम टू आर टू। दूसरा यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हो वॉलेटिलिटी, और इसमें खास कुछ नहीं है, एक टेक केयर वर्ड है, सिंपल है, लुक आफ्टर मतलब होता है इसका। अब आगे देखते हैं, एट एनी लेवल किसी भी लेवल पर, इफ़ अगर डॉलर इज एप्रिशिएटिंग, तो किसी भी लेवल पर अगर डॉलर में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो उसमें अगर इंक्रीज हो रहा है वो डॉलर, दैट मीन्स, तो इसका मतलब होता है, दैट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मीन मतलब होना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर हमने यहाँ पे लगा दिया एस, तो जिसका मतलब होता है या जिसका मतलब है, आर इम्पोर्ट्स, हमारे जो आयात हैं, इम्पोर्ट होते हैं बाहर के देश से अपने देश के अंदर कोई सामान आना, गुड्स आना, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट, और हमारे देश से बाहर की तरफ जाना होता है एक्सपोर्ट। तो जिसका मतलब होता है किसी भी लेवल पर अगर डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आर इम्पोर्ट्स, जो हमारा आयात है, बिकम अ लिटल कॉस्टलियर, वो थोड़ा सा महंगा हो गया है, ठीक है, बट लेकिन आर एक्सपोर्ट्स, जो हमारे एक्सपोर्ट्स है मतलब भारत से बाहर जाना वाला जो है, बिकम कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिव हो गया है, मतलब प्रतिस्पर्धात्मक बोल सकते हो आप इसको, कॉम्पिटिटिव नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हिंदी चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, प्रतियोगितात्मक, ठीक है, या प्रतिस्पर्धात्मक ऐसा बोल देते हैं। तो वो हो गया है हमारा एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट तो हो गया है लिटिल कॉस्टलियर, थोड़ा सा महंगा, मतलब बाहर का सामान हमारी तरफ आ रहा है, वो तो हो गया है कॉस्टलियर, कॉस्टलियर हो जाता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक्सपोर्ट बिकम्स हो जाता है प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, तो उन्होंने कहा। अब करो यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद, एक हो गया एप्रिशिएट करना मतलब इंक्रीज होना, दूसरा हो गया एक्सपोर्ट, निर्यात बोलते हैं हिंदी में, इंपोर्ट मतलब आयात, और बिकम कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक हो जाना, और बिकम वही है होना की सेंस, और तो इसमें खास कुछ नहीं है। आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पर लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, ये किसने कहा, मिस्टर सेठ, सेठ है वो सेठ ही नहीं, एम्फेसाइज्ड, तो इन्होंने जोर देते हुए कहा, एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना, तो मिस्टर सेठ ने जोर दिया, एडिंग दैट, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, इंडिया कैन ओनली एनविसेज, अच्छा वर्ड है एक, तो पहले इसको एक बार याद कर लो, एनविसेज मतलब होता है परिकल्पना करना, जैसे आप फ्यूचर की सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनविसेज करना, परिकल्पना करना। तो एनविसेज वेज, वेज मतलब तरीके, तो इंडिया कैन ओनली एनविसेज वेज, भारत केवल परिकल्पना कर सकता है तरीकों की, कौन से तरीके, टू हैंडल करने के किसको, अनसर्टेनिटी को, कौन सी अनसर्टेनिटी, दैट जो विल ट्रिगर, जो उत्पन्न होगी। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया अनसर्टेनिटी के लिए, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल, फिर ट्रिगर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ट्रिगर मतलब पैदा होना, उत्पन्न होना, तो जो पैदा हो सकती है, ठीक है, भारत सिर्फ तरीकों की परिकल्पना कर सकता है हैंडल करने के अनसर्टेनिटी को, जो पैदा हो सकते हैं
और कौन से की बात, किस चीज़ की बात की जा रही है? एनी मूव, कोई भी जो मूव है बाय द यूएस, मतलब कोई भी कदम जो है यूएस के द्वारा टू रेज टैरिफ्स को बढ़ाने का, तो उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी है उससे जो पैदा होगा, तो उसको हैंडल करने के तरीकों को एनविसेज कर सकता है भारत केवल। तो ये कहते हुए मिस्टर सेठी ने कहा, क्या बोला, अब है इनके एग्जैक्ट वर्ड, हाउएवर, हालांकि, इंडिया हैज़ नेवर यूज्ड, भारत ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है, नेवर आ गया, यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ लगा है, इंडिया सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हालांकि भारत ने कभी भी यूज़ नहीं किया है एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़, ये जो भी पॉलिसी होती है, मतलब ये नीति होती है कोई, तो इसको कभी यूज़ नहीं किया है प्रमोट करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स को, कि भाई हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान बाहर जाए ताकि ज़्यादा पैसा हमारी तरफ आए, तो इसको कभी यूज़ नहीं किया। दिस इज़ नॉट आवर पॉलिसी, ये हमारी नीति नहीं है। दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल वे, ये एक टिकाऊ तरीका नहीं है। सस्टेनेबल क्या होता है? जो टिका रहे, तो वो वाला तरीका ये नहीं है। और किस चीज़ का तरीका नहीं है? टू कीप ग्रोइंग, मतलब ग्रो करते रहने का, ठीक है, टू कीप ग्रोइंग, तो ग्रो करते रहने का एक टिकाऊ तरीका ये नहीं है। सो इसीलिए वी बिलीव इन, इसलिए हम विश्वास करते हैं, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत बनाने में, किसको? आर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, हमारा जो निर्यात प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, बाहर सामान भेजने वाला जो कॉम्पिटिटिवनेस है, तो उसको थ्रू बेटर क्वालिटी के थ्रू, तो उसको स्ट्रेंथनिंग करने में हम क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। तो ये था हमारा पैराग्राफ। अब कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक आ गया सस्टेनेबल, जो होता है टिकाऊ, और फिर कीप ग्रोइंग, ये हमारा कीप का लेसन आ गया, कीप प्लस आईएनजी फॉर्म, और ये कीप का कॉन्सेप्ट अदर वर्ड के अंदर यूज हो रहा है। इसके अलावा एक हो गया एम्फेसाइज करना, जोर देना किसी बात पर, एनविसेज हो गया परिकल्पना करना, फिर ट्रिगर हो गया उत्पन्न करना, पैदा करना, वेज मतलब हो गया तरीके, एक्सपोर्ट हो गया निर्यात, और पॉलिसीज होगी नीतियाँ, हाउएवर का वैसे मतलब फिर भी होता है, या इसके यहाँ पर इसका मतलब हालांकि है, यानी कि ऑल्दो। तो यही था हमारा आज का न्यूज़पेपर। उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी, ट्रांसलेशन थोड़ा एडवांस लेवल का देखा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। इंग्लिश सीखना चाहते हो मुझसे तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसके बाद मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।